जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग सेमेस्टर 1 का ENVS का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और ये आपका यूनिट 2 होगा, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ना आपको बिल्कुल लास्ट में करना है। एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था तो आप लोग उसे देख लेना अगर नहीं देखे हो, और प्लेलिस्ट को क्या करना, सेव करके रख लेना। अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना कि भैया ENVS का सजेशन अभी प्रोवाइड कर दो। भाई ये जो PDF है, ये जो स्टडी मटेरियल है ना आपका, यही है आपका भाई 60 पेजेस का, ठीक है। और इतने कम से क्या ही होगा भाई। आपको क्या करना है, सिंपली आपको पहला काम है कि सिलेबस पूरा एक बार गो थ्रू कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। और एग्जाम से पहले आपको फिर हम लोग देंगे सजेशन क्वेश्चन ENVS का भी और सारे सब्जेक्ट का भी, ठीक है। जैसे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का दिया गया है, और BA BSc वालों हो तो भाई आप लोग का इंग्लिश ENVS और आपका CV ये पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और आपको इस सब्जेक्ट को लेकर ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है भाई, क्योंकि इसमें आपका MCQ भी आएगा पेपर में, आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझने का जरूरत है, ठीक है। और जितना आप लोग समझोगे उतना ही आप लोग पेपर में लिख के आओगे। मेरा काम है जितना भी ये क्वेश्चन है ना आपको ईजी वे में समझा देने का। आप लोग क्या करना, आप लोग के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है। और ये आपको समझा दूंगा। आप लोग क्या करना, इस हैंड रिटन नोट्स को टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप लोग डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ ये PDF को आप लोग जस्ट अपने साइड से रीड कर लेना, ठीक है। रटने का जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे याद करवा के ही भेजूंगा कि हर एक टर्म का मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही है नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसके बारे में ही समझते। नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल और एनर्जी सोर्सेज दैट अकर इन नेचर। नॉर्मल सा बात है, नेचुरल में ही आपका नेचर आ रहा है, तो भाई नेचर में ही अकर होता है। एंड आर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ गया होगा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज नेचर में ही अकर होता है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। इसी को फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताते हैं, आपको इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है, आपको इसका डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, ये पॉइंट्स बना के लिया है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि बताओ रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता क्या है, तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना आपको इसको मर्ज करके लिख लेना है, ठीक है। और ये नोट्स में ना आसान पॉइंट्स ही लिखा है, ताकि आपके दिमाग में एक बार पढ़ोगे आपका दिमाग में सारा पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है, छप जाएगा आपके दिमाग में। अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो ये पूरा क्वेश्चन पूछेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज भी बताओ, साथ ही साथ उसका दोनों पार्ट्स भी बताओ। तो स्टार्ट करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एक्सॉर्टेड इवन आफ्टर कंटिन्यूअस यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है जितना आप लोग इस रिसोर्स को यूज कर लो वो कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसी का पहला पॉइंट कंप्लीट। यूज अगेन एंड अगेन, नॉर्मल सी बात है, वो खत्म नहीं होगा तो आप लोग क्या उसको रिसाइकल भी कर सकते हो, रीयूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगेन एंड अगेन उसको यूज भी कर सकते हो। प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, अनलिमिटेड क्वांटिटी में आपका प्रेजेंट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। 5th पॉइंट आपका है, इसका कॉस्ट जो है लो है। और इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाटर भाई कभी खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका आ गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ठीक है। ये आप लोग क्या करना, याद कर लेना। इसी के ठीक अपोजिट में क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये क्या है, ये रिसोर्स एक बार खत्म हो गया ना फिर वो रिप्लेस्ड नहीं हो सकता है। मतलब एक बार खत्म हो गया तो फिर से वो बन नहीं सकता है, ठीक है। और इसका ठीक अपोजिट पॉइंट ही है सारा, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, उसके बाद नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व, जैसे कि क्या पेट्रोल, कोल और फॉसिल फ्यूल। ये आपका आ गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रीड कर लेना। नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, और नेक्स्ट शेड्यूल क्लासेस के चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने साइड से लाइक देके एक अटेंडेंस तो दे ही देना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। फॉसिल फ्यूल होता क्या है भाई, आप लोग क्लास 6-7 में पढ़ते आए हो कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, बहुत दिनों तक वो सॉइल में दबा रह गया हो, मिलियंस ऑफ ईयर तक, तब वो जाके फॉसिल फ्यूल बनता है, ठीक है। तो यही लिखा गया। पहला पॉइंट याद रखना कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये एक बार खत्म हो गया ना तो आपका बाद में नहीं बनने वाला, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और यहाँ पे ठीक सेकंड पॉइंट दिया गया है, प्लांट एंड एनिमल बरीड मिलियंस ऑफ ईयर अगो अंडर लेयर ऑफ सेडिमेंट, ठीक है। बहुत ही हीट और प्रेशर लगता है जब ये बनता है ना, बहुत ही हीट प्रेशर लगता है सॉइल के अंदर, तभी ये जाके बनता है। और जो आपका रिसोर्स बनता है ना उसमें कार्बन और हाइड्रोजन
का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कोल में देख लो कार्बन कितना होता है, कोल क्या होता है, कार्बन से ही बना होता है। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका इंपॉर्टेंस पूछेगा तो भाई नॉर्मली लिख देना, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री। फैक्ट्री यूज फॉसिल टू मेक गुड, स्टील, सीमेंट एंड प्लास्टिक। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या हो गया, मैनी कंट्री डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर इनकम एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। और ठीक अगर आप लोग पीडीएफ भी अगर रीड करोगे ना तो आपको सेम क्वेश्चन यहाँ भी मिलेगा। देखो फॉसिल फ्यूल हो गया ना यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो वैसे ही आपका नोट्स भी बनाया गया ताकि आप लोग नोट्स को भी रीड कर लो और एक बार जाके ना एक बार पीडीएफ को रीड कर लेना। जो स्टडी मटेरियल है टेलीग्राम पे मिलेगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, और इस क्लास नोट्स को क्या करना, एग्जाम से पहले रिवाइज करके चले जाना और सजेशन क्वेश्चन भी आपको हम लोग देंगे, तो उसका टेंशन मत लो। और ईएनवीएस को लेके ना भाई अगर जो टेंशन ले रहा है तो भाई वो सबसे बड़ा गधा है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को लेके आपको एकदम सोचना ही नहीं है, आपको सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, जो भी आप लोग देख रहे हो चाहे वो सरफेस के ऊपर हो चाहे वो सरफेस के नीचे हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज के ऊपर ही फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, मिनरल पाया जाता है, वाटर बॉडीज होता है, सब कुछ। ठीक है, आप लोग को लैंड रिसोर्सेज के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होगा, एग्रीकल्चर हो गया, हैबिटेट हो गया। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, एड्रेस हो गया। ठीक है, हैबिटेट मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि कोई भी एनिमल हो गया, हम लोग हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, हैबिटेट का मतलब होता है किसी का भी एड्रेस वगैरह जहाँ पे वो रहता है, कोई भी एनिमल रहता है तो उसका वो हैबिटेट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वो कहाँ पे बनाया जाता है, लैंड रिसोर्सेज पे बनाया जाता है। ठीक है, लैंड यूज चेंज। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया लैंड यूसेज चेंज, कैसे चेंज हो जाता है, देखो कन्वर्जन ऑफ लैंड फ्रॉम वन टाइप ऑफ यूज टू अनदर बाय ह्यूमन। ह्यूमन के द्वारा उस लैंड को चेंज किया जाता है। जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट क्या होता है, आपका लैंड है ना, अब उसको चेंज करके क्या किया गया, सारा पेड़ पौधा सब काट दिया गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया और उसको चेंज करके यहाँ पे सिटीज बना दिया गया। तो इसी को इस पॉइंट में आपको लिख के समझा देना होगा। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट देखो डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस, सॉइल इरोजन एंड चेंज इन वाटर साइकिल। ये आपका पॉइंट हो गया जिसको आपको डायरेक्टली रट लेना है। और ये 2-3 पॉइंट है ना भाई, आप कहीं भी घुसा सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, कॉमन पॉइंट आता है आपका। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। अब देखो अगर कोई भी जगह का आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, मतलब पेड़ पौधा काटोगे, तो वहाँ का सॉइल का जो क्वालिटी है वो नॉर्मल सा बात है कम होगा, है ना, डिग्रेड होगा, कम होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन। लेस यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो सॉइल यूज होगा वहाँ का अगर लैंड डिग्रेड कर गया तो कोई भी वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर नहीं करना चाहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ है। फॉरेस्ट्री में आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, नेचुरल वेजिटेशन खराब होगा, है ना। कॉज, कारण क्या है भाई, वही सारा कारण। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे गाँव देहात में आप लोग जाते होगे, गाँव वगैरह घूमते होगे, विलेज वगैरह, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी आप अगर इंसान है अपना, मान लो एनिमल है, पेट एनिमल जैसे हो गया, कोई गाय हो गया, कोई बकरी हो गया, उसको भाई खेत में ज़्यादा देर तक छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, लैंड को ओवर ग्रेज कर देगा। ओवर ग्रेज का मतलब वो जो घास है ना, मतलब जो ग्रास है और जो सॉइल है उसको ज़्यादा डैमेज कर देगा। मतलब ज़्यादा इतना वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा कि वहाँ का जो सॉइल है वो आपका डिग्रेड कर जाएगा। ये होता है ओवर ग्रेजिंग का मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ है, जो गांव वगैरह जाते होंगे तो उनको पता होगा ये चीज़। इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इम्प्रॉपर वे से किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये होगा तब भी लैंड आपका डिग्रेड होगा। तो ये जो सारा पॉइंट है ना, बहुत कॉमन पॉइंट है, आपको सारे आंसर में मैक्सिमम पॉइंट्स आपको कॉमन मिलेगा। तो ये नोट्स को एक बार भाई अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल का भी बहुत सारा लेयर होता है, जो टॉप लेयर होता है ना, अगर उसका आपका रिमूव हो जा रहा है, किसके वजह से हो रहा है, रिमूव किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो भाई विंड इरोजन होता है। ठीक है, विंड इरोजन होता है। अगर आप लोग डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वहाँ काफ़ी तेज़ हवा चलता है। ठीक है, तो उससे जो टॉप लेयर होता है ना सॉइल का, वो क्या होता है, वो आपका रिमूव होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन होता है। सेम आपका वाटर इरोजन भी होता है। वाटर का जो सॉइल होता है, टॉप लेयर होता है, वो भी आपका इरोड होता है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लूज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी खराब होता है। जैसे कोई सॉइल है, उसका अगर टॉप लेयर जाके इरोड हो जाए ना, तो उसका सॉइल का फर्टिलिटी खराब होगा, एग्रीकल्चर आप नहीं कर पाओगे, उसका आपका नेचुरल वेजिटेशन खराब होगा। तो बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ता है। हैबिटेट डिग्रेडेशन, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट रहते हैं, उसका भी आपका सब कुछ डिग्रेड कर जाएगा। कॉज क्या है, विंड इरोजन हो गया, वाटर इरोजन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया और ओवरग्रेजिंग हो गया। तो ये सारा पॉइंट है ना आप लोग को कॉमन मिलेगा। उसके बाद आता है सॉइल कंजर्वेशन मेथड, कैसे हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, इरोजन से बचा सकते हैं। तो आपको पॉइंट्स क्या याद रखना है, पहला भाई पेड़ लगाना,
एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का ठीक अपोजिट क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन याद कर लो, क्रॉप रोटेशन। थर्ड आता है टेरेस फार्मिंग, उसके बाद आता है वन महोत्सव। जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। पेड़ लगाना क्यों बोलते हैं अच्छा है? क्योंकि यार जब भी आप कोई पेड़ लगाता है ना तो उसका जो रूट्स होता है तो वो सॉइल को पकड़ के रखता है, इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि सॉइल इरोजन कम हो, ठीक है, ये चीज़ है। अवॉइड ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड किया जाए। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर अदर लैंड यूजेस। लार्ज स्केल में अगर फॉरेस्ट को हटाया जाए, काटा जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज का आपका दो पार्ट आता है, एक आता है सरफेस वाटर, एक आता है ग्राउंड वाटर, ठीक है। सरफेस वाटर का एग्जांपल क्या है? अब आपको लगेगा भैया आप तो खुद से पढ़ाते जा रहे हो, मैं डायरेक्ट कैसे पूछूंगा? देखो भाई, अगर आप लोग पीडीएफ देखोगे ना तो यही सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। लैंड डिग्रेडेशन, मेंशन इट कॉज, ठीक है, सॉइल इरोजन, गिव एग्जांपल। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए क्या लाया था, हैंड रिटन नोट्स, ताकि भाई आप लोग एक बार रीड करके चले जाओ। और आपको पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन है ना, तो इसीलिए आपको पीडीएफ को रीड करना इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्सेज में सरफेस वाटर का एग्जांपल क्या आ गया? रिवर, लेक और रिजर्वर। ग्राउंड वाटर क्या हो गया? वेल्स एंड पंप्स। और भाई लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, अपना अटेंडेंस दे देना और अपने दोस्तों को भी प्लेलिस्ट को क्या करना, शेयर करना। और भाई जिस भी टीचर से आप सामने वाले से पढ़ रहे हो, इतना तो ट्रस्ट रखो कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, अच्छे से होगा। तो जैसे बताया जा रहा है आप बस फॉलो करते जाओ, ठीक है, इतना तो ट्रस्ट आपको बना के रखना होगा। काफ़ी लोग भाई दिन भर परेशान ही रहते हैं, क्या करें क्या करें, तो जो हो रहा है पहले उसको कंप्लीट करो, ठीक है। कॉजेस क्या है? एक चीज सुन लो, यहाँ पे कॉजेस किस चीज का है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ सरफेस वाटर डिप्लेशन हो गया, मतलब घट रहा है, ठीक है, सरफेस वाटर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो उसका बताओ आप, कॉज बताओ, इफेक्ट बताओ। अगर ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन पूछा कि किस कारण की वजह से आपका ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, मतलब घट रहा है नेचर में, तो आपको सेम पॉइंट चिपका के आ जाना है, याद कर लेना ये सारा पॉइंट। कॉज क्या है भाई, कारण क्या है, किस कारण से कमी होता है, डिप्लेशन होता है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का, और कॉमन पॉइंट ही आएगा, ठीक है। ओवर यूज ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी का यूज कर लेना। लेस रेनफॉल, बारिश का कमी होना। डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, सिटीज बनाया जा रहा है ना, पॉल्यूशन हो गया, ये भी आपका कॉज में आ गया। इफेक्ट क्या होता है भाई, वाटर शॉर्टेज हो गया, ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो गया, लोअर ऑफ वाटर लेवल हो गया, पानी का जो लेवल है वो कम होना। हार्म टू प्लांट एंड एनिमल, पानी का कमी होगा, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे सरफेस वाटर हो। भाई प्लांट और एनिमल तो पानी के वजह से ही रहते हैं ना भाई, ये तो मेन हमारा रिसोर्स है ना, तो ये चीज़ है। हार्म करेगा किसको, प्लांट एंड एनिमल को। प्रॉब्लम इन फार्मिंग, फार्मिंग में भी प्रॉब्लम करेगा, एग्रीकल्चर वगैरह में। और आपको लेक्चर्स देखने में अपना वीडियोस बर्बाद नहीं करना है, एक बार समझ गए हो पीडीएफ को रीड करो, ठीक है। और एमसीक्यू वगैरह भी करवाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी करवा के प्लेलिस्ट में देखना, कंप्लीट आपको करवा के अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। फ्लड क्या होता है? फ्लड होता है ओवरफ्लो ऑफ वाटर ऑनटू नॉर्मली ड्राई लैंड। अब क्या होता है फ्लड, कॉज क्या होता है फ्लड का? देखो, फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, है ना। हैवी रेनफॉल, ये होता है मतलब कोई गांव हो गया, कोई जहाँ कोस्टल एरिया है, जहाँ भारत का जो कोस्टल एरियाज होता है, बे ऑफ बंगाल साइड हो गया आपका, है ना, उड़ीसा साइड हो गया, वहाँ देखना फ्लड वगैरह आने का चांसेस बहुत होता है ना। हैवी रेनफॉल बहुत होता है, स्नो मेल्ट्स होता है, तब आता है आपका फ्लड आता है। पुअर ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज सिस्टम आपका खराब है तब भी फ्लड आ सकता है। डैम ब्रेक, ये तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है, अगर कहीं का डैम आपका ब्रेक हो गया, टूट गया, तब फ्लड आता है। ड्रॉट क्या होता है भाई, एक चीज़ समझ लो, ये होता है बंजर हो जाना, जमीन पूरा एकदम रेगिस्तान टाइप हो जाना, एकदम सूखा पड़ जाना। लॉन्ग ड्राई स्पेल विद द बिलो एवरेज रेनफॉल, है ना, बहुत दिनों से बारिश ही नहीं हुआ तो उस लैंड का क्या होगा भाई, पूरा बंजर हो जाएगा, ना वहाँ एग्रीकल्चर कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। इसका कॉज क्या है, किस कारण से होता है? तो क्लाइमेट चेंज होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवर यूज ऑफ वाटर होता है, ठीक है। ये तीन आपका कॉज हो गया। और एक चीज़ सुन लो, ये जो मैंने पॉइंट्स लाए ना आप लोगों के लिए, तो भाई अगर आप लोग इसको लिख दोगे और अंडरलाइन कर दोगे एग्जाम में ना, तो टीचर के पास उतना समय नहीं है कि आप लोग कहानी लिख रहे हो और वो कहानी पूरा पढ़ रहा है, नहीं भाई। जो मेन पॉइंट है डेफिनेशन का, उसको आपको लिखना है और अंडरलाइन कर देना है, ताकि भाई टीचर उसको देखे और तुरंत आपको मार्क्स बैठा दे, ठीक है। और पॉइंट आप लोग ज़्यादा ध्यान रखना कि पॉइंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आना है, ठीक है। अब देखो, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज बताओ, जैसे यहाँ पे और भी क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डिस्कस द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना है एग्जाम्पल, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और जियोथर्मल, बायो एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक और टाइडल, ठीक है। ये आपका सारा हो गया डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक चीज़ सुन लेना, आपको यहाँ पे जो एनर्जी पढ़ाया जा रहा है, आप लोग को याद करने का भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम,
विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या है भाई, आप लोग सभी लोग जानते हो, क्लास 6 7 बचपन से पढ़ते आए हो, जो मूवमेंट ऑफ एयर है ना, एयर के मूवमेंट से जो एनर्जी डेवलप किया जाता है और उसको चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विंड एनर्जी। एग्जाम्पल हो गया विंड टर्बिन। सोलर एनर्जी क्या हो गया, जो सनलाइट होता है उसी को चेंज करके प्रोड्यूस किया जाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सोलर सेल हो गया, सोलर कुकर जानते हो, और जितना भी सोलर डिवाइसेस हो गया। जियोथर्मल, जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ हो गया आपका। एनर्जी फ्रॉम हीट स्टोर्ड बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे जो हीट है, जो वहाँ पे हीट है उसको यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। बायो एनर्जी क्या हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल से, वुड, एनिमल का वेस्ट हो गया, प्लांट का वेस्ट हो गया, क्रॉप्स का वेस्ट हो गया, उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी और बायोफ्यूल जनरेट किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है, हाइड्रो मतलब ही होता है क्या, वाटर होता है, ठीक है। वाटर का फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप, मतलब आप कभी डैम वगैरह गए होगे ना, तो वहाँ पे देखना ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी काम आता है, उसके स्पीड से, मतलब कि फ्लोइंग वाटर की स्पीड से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। टाइडल एनर्जी, टाइड का राइज होना, टाइड का फॉल होना, इसको ही जनरेट करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। एनर्जी जनरेटेड राइज एंड फॉल ऑफ सी टाइड्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। आपको भी पता है टाइड किस कारण से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से आता है, मून और सन का, है ना। लो टाइड हाई टाइड पढ़ते हो तो उसके हाई टाइड और लो टाइड से भी टाइडल एनर्जी को फॉर्म किया जाता है। अगर और भी आपका पीडीएफ में आपको एनर्जी दिया गया है ना, एक दो और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको यहाँ पे, तो आप लोग क्या करना, जस्ट गो थ्रू कर लेना कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो गया, प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ फिजन, फिजन और फ्यूजन से, एटॉमिक न्यूक्लाई से ये बनाया जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया एनर्जी, ये हाइड्रोजन के यूज से आपका फ्यूल टू स्टोर एंड प्रोड्यूस एनर्जी, इसके थ्रू से भी हाइड्रोजन के यूज से आपका वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत ही है, जो मेन था आपको यहाँ पे बता दिए, रिमेनिंग आप लोग पीडीएफ को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बायोमास क्या होता है, बायोमास देखो, पहला चीज ये बनता है आपका वेस्ट मटेरियल से, ठीक है, जो प्लांट का वेस्ट हो गया, क्रॉप वेस्ट हो गया, ठीक है, जो एनिमल का वेस्ट हो गया, उससे बनाया जाता है बायोमास आपका, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो। ये होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, लाइफ टाइम आपका अनलिमिटेड क्वांटिटी में है आपका इन्वायरमेंट में, ठीक है। रिड्यूस पॉल्यूशन कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल से आपका पॉल्यूशन ये कम करता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल अगर आप लोग इससे एनर्जी निकालते हो या हीट निकालते हो तो उससे पॉल्यूशन इसका कम है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। ईजिली अवेलेबल इन रूरल एरिया, आप लोग भी जानते हो विलेज वगैरह में इसका अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है ना। प्रोवाइड फ्यूल फॉर कुकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका सारा हो गया इंपॉर्टेंट, जो आपको लिख के आना है। उसके बाद चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या होगा भाई, चैलेंजेस क्या होगा, पहले ही हो जाएगा भाई एयर पोल्यूशन, कुछ भी जलाओगे तो उसका एयर पोल्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लो एफिशिएंसी कंपेयर टू द अदर फ्यूल, इसका एफिशिएंसी क्या रहेगा, लो रहेगा। नीड लार्ज स्टोरेज स्पेस, मतलब इसको आपको स्टोर करने के लिए ना लार्ज स्पेस का जरूरत पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफिकल्ट, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉट अवेलेबल इक्वली एवरीवेयर, अब अगर आप लोग सिटीज़ में जाओगे तो बायोमास वहाँ पे आपको नहीं बनता दिखेगा, है ना। वहाँ पे मतलब जो वेस्ट से बन रहा है, क्रॉप वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए सब जगह अवेलेबल होना इसका ज़रूरी नहीं है। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है भाई, डेजर्टिफिकेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल लैंड, जहाँ मतलब उपजाऊ जमीन खराब, मतलब डेजर्ट में फॉर्म हो जाना, मतलब कि जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर हो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, फर्टाइल लैंड है, अब वो फॉर्म हो जा रहा है डेजर्ट में, मतलब समझ रहे हो, फर्टाइल लैंड से डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना, उसी को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब बोलोगे कि भैया किस कारण से होगा, तो भाई देखो बहुत सारा रीज़न होता है। पहला तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर से बता रहे, ओवर ग्रेजिंग हो गया, आपका लेस रेनफॉल हो गया, ठीक है, ये सारा आपका कॉज हो सकता है कि भाई बारिश नहीं हुआ है, आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो डेजर्टिफिकेशन होना ये आम बात है, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, मतलब बहुत लोग का जो वहाँ पे रहता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उसका भी लॉस होता है। सॉइल का डिग्रेडेशन भी होता है, सॉइल भी खराब होता है, तो ये होता है आपका डेजर्टिफिकेशन। और लास्ट टॉपिक आपका नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना, लास्ट क्वेश्चन है। और एक चीज़ आपको बताते हैं, ENVS को भाई आपको रीड करना है, मेरा काम है आपको समझाना, भाई रीड करना तो आपका काम है ना। अब आप लोग भाई कॉलेज में आ गए हो, अब बोलोगे कि भैया एक एक लाइन पढ़ के बताओ, है ना बच्चों, ऐसा तो भाई ये ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। आप BA में हो, BSc में हो, BCom में हो, मैं इतना तो भाई बोल सकता हूँ कि आप लोग को इंग्लिश तो आता होगा, है ना, तो इंग्लिश में खुद से रीड करने का कोशिश करना। अगर आप बंगाली मीडियम से हो तो पॉइंट्स को क्या करना, बंगाली में कन्वर्ट करने का कोशिश करना और नोट्स बनाने का भी कोशिश करना, इतना अपने से एफर्ट देना,
ENVS भाई हलवा सब्जेक्ट है, ठीक है, हलवा। कोशिश करो जो आपका मेजर पेपर है, जैसे आपका बीकॉम वालों का मुझे पता है, जैसे हो गया अकाउंट्स हो गया, PPM हो गया, ED हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस पे मेहनत करो। और EN, CV और इंग्लिश बहुत ही आसान पेपर होता है, सब कोई अच्छा नंबर ले आते हैं, ठीक है, स्कोरिंग होता है, आराम से ले आओगे। प्रोसेस ऑफ मेजरिंग रिकॉर्डिंग नेचुरल सोर्सेज, ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है नेचुरल सोर्सेज का, मतलब जितना भी नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल है उसको मेजर किया जाता है, उसका रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई कितना अवेलेबल है, नहीं है। इट हेल्प्स टू ट्रैक किया जाता है हाउ मच रिसोर्सेज वी हैव, कितना है और कितना यूज हो चुका है, उसका ये अकाउंटिंग किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन अकाउंटिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। बेनिफिट्स क्या है भाई, हेल्प्स इन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंट ओवर यूज एंड वेस्टेज, प्रिवेंट करता है ज़्यादा यूज ना हो नेचुरल रिसोर्सेज का, है ना। हेल्प्स गवर्नमेंट इन बेटर प्लानिंग एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट को ये एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहा है भाई, ऑब्वियस सा बात है। रिकॉर्ड किस लिए बना रहा है, ताकि गवर्नमेंट देखे और अपना प्लानिंग पॉलिसी बनाए। सोज द रियल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ नेचर, इकोनॉमिक वैल्यू का जो रियल इकोनॉमिक वैल्यू है ना, यहाँ से ही पता चलता है। इसका जब ये अकाउंटिंग होता है ना तो कॉस्ट के फॉर्म में होता है, इसका कोई वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। लास्ट पॉइंट क्या है, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सपोर्ट क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो ये आपका पूरा हो गया चैप्टर नंबर 3। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोग इसको लेके पैनिक हो रहे थे कि भैया जल्दी वीडियोस लाओ, तो आ चुका है, नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड हो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई। जो आपको प्लेलिस्ट में मिल रहा है पहले उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि यार इंग्लिश भी आपका MCQ है, तो जाके पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो कि भाई आपका पेपर आएगा क्या। बहुत लोग तो ये भी नहीं पता है बहुत लोग को। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डाउनलोड करो, पढ़ो। और भाई क्लास नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, शॉर्ट में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हर एक चीज़, तो भाई एक कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ भैया वीडियो अच्छा था, शॉर्ट में था, और ये नोट्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में था। तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट।